गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं खुशबू अंसल, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि एक नव स्थापित कंपनी एक चालू व्यवसाय का अधिग्रहण किस प्रकार से करती है, किस प्रकार से क्रय प्रतिफल का निर्धारण किया जाता है और क्रय प्रतिफल निर्धारण की कौन कौन सी विधियाँ होती है और उसका अकाउंटिंग व्यवहार इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी किस प्रकार से किया जाता है। आज हम यहाँ बात करेंगे कि समामेलन से पूर्व के लाभ या हानि क्या होते हैं और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी किस प्रकार से किया जाता है। तो क्योंकि व्यापार के अधिग्रहण में एक कंपनी एक चालू व्यवसाय को क्रय कर रही है, तो उस कंडीशन में जिस दिन उस कंपनी ने व्यवसाय को क्रय किया है वह तिथि तथा जिस दिन उस कंपनी का कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है, समामेलन हुआ है या उसे समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वह तिथि अलग अलग हो सकती है। तो उस कंडीशन में जिस दिन व्यापार क्रय हुआ है तब से लेकर समामेलन के जिस दिन समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है उस स्थिति तक का जो लाभ या हानि होती है वह समामेलन से पूर्व के लाभ या हानि कहलाते हैं। अगर कोई कंपनी नए सिरे से स्थापित की गई है तब तो वह कंपनी व्यापार ही कब शुरू कर पाएगी, जिस दिन उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होता है उसके बाद ही वह व्यापार शुरू कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने चालू व्यवसाय का अधिग्रहण किया है तो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र उसे बाद में प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि चालू व्यवसाय है तो लाभ तो उसको उस दिन से ही हो रहे होंगे जिस दिन उसने व्यवसाय क्रय कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर हम लाभों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो समामेलन से पूर्व के लाभ और एक समामेलन से बाद के लाभ। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि सपोज़ करो कि एक कंपनी ने चालू व्यवसाय 1 जुलाई 2015 को क्रय किया, ठीक है। वह कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र 1 नवंबर 2015 को प्राप्त होता है। चालू व्यवसाय कब क्रय किया है? 1 जुलाई 2015 को और समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है 1 नवंबर 2015 को। और सपोज़ करो कि कंपनी अपने अकाउंट्स कब बंद कर रही है, लाभ हानि का कैलकुलेशन कब करेगी? 31 मार्च 2016 को। तो उस कंडीशन में पहली बात तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पहला जो साल होगा उस कंपनी के लिए उसको हम लेखा वर्ष का नाम नहीं देकर लेखा अवधि का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ष पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यवसाय क्रय किया गया है 1 जुलाई से और अकाउंट्स हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो 9 महीने का यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय क्रय किया है 1 जुलाई 2015 से और प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है समामेलन का वह 1 नवंबर 2015 को प्राप्त हुआ है, तो इस कंडीशन में हम इस 9 महीने के लाभ को दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो पहला समामेलन से पूर्व के लाभ या हानि और दूसरा समामेलन के बाद का लाभ या हानि। तो 1 जुलाई 2015 से लेकर 1 नवंबर 2015 तक का जो लाभ या हानि होगा वह तो कहलाएगा समामेलन से पूर्व का लाभ या हानि, और 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2016 तक का जो लाभ या हानि कहलाएगा वो समामेलन के बाद का लाभ या हानि कहलाता है। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि हमें यहाँ पर लाभों को दो हिस्सों में बांटने की आवश्यकता क्यों हुई। यहाँ पे आवश्यकता ये हुई कि जब कंपनी का समामेलन होता है उसके जो पूर्व के लाभ होते हैं तथा उसके जो पश्चात के लाभ होते हैं, दोनों का स्वभाव जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। समामेलन से पूर्व के जो लाभ या हानि होते हैं वो पूंजीगत प्रकृति के लाभ या हानि होते हैं। पूंजीगत प्रकृति के लाभ या हानि होने से मतलब ये है कि उसका उपयोग जो है कंपनी लाभांश वितरण हेतु नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि उसे हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर उसे प्रॉफिट है, समामेलन से पूर्व के लाभ है, तब तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और अगर हानि है तो उसे कैपिटल लॉस मानते हुए गुडविल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो समामेलन के पूर्व या लाभ हानि पूर्व के जो लाभ या हानि होते हैं वो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं और उन्हें कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल में ट्रांसफ़र करके बंद किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि समामेलन से पूर्व के लाभ और समामेलन के जो पश्चात के लाभ हैं उनको किस प्रकार से हम बांट सकते हैं।
तो लाभों को बांटने के लिए क्योंकि आपको पता है कि लाभान्वित निकालने के लिए अलग अलग मदे जो भी नॉमिनल अकाउंट्स हम कहते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, खर्चे हैं, उन सब मदों से हम लाभान्वित निकालते हैं। तो इन सभी मदों को हमें दो भागों में बांटना होगा, समामेलन से पूर्व के खर्चे और समामेलन के बाद की मदें। तो इन बांटने के लिए हम इन मदों को बांटने के लिए हम तीन प्रकार के रेशियोज़ काम में लेते हैं। पहला जो रेशियो यहाँ पे काम में लेते हैं वो होता है विक्रय रेशियो। विक्रय रेशियो के द्वारा हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी समामेलन से पूर्व की जो सेल्स है और समामेलन के बाद की जो सेल्स है, उन दोनों का हम क्या करते हैं, एक रेशियो बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं, तथा उस अनुपात से विक्रय और विक्रय से संबंधित जो भी मदें होती है या खर्चे होते हैं उन सभी को हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो भी मदें होती है, जैसे कि विक्रय है, क्रय है, आवक गाड़ी भाड़ा है, स्कंध है, इन सबको हम सेल्स रेशियो में बांट देते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि सपोज करो सेल्स रिटर्न है या सेल्स एजेंट्स को हमने यात्रा व्यय सैलरी दी है, सेल्स कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेट्स है, तो पैकिंग एक्सपेंडिचर है, कैरीज आउटवर्ड है, ये सभी खर्चे जो हैं ये विक्रय से संबंधित होते हैं और इन्हें हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसी मदें जो विक्रय से संबंधित नहीं होती है, समय से संबंधित होती है, जैसे कि वेतन है, ब्याज है, बीमा प्रीमियम है, किराया है, हास है, अंकेशन है, इन सभी को हम क्या करते हैं, प्रशासनिक व्यय हैं, इन सभी को हम समय के अनुपात में बांट देते हैं। तो जो समामेलन से पूर्व का जो समय है तथा समामेलन से जो बाद की अवधि है, इन दोनों का हम अनुपात बना लेते हैं। जैसे कि जो हमारा प्रीवियस इलिस्ट्रेशन था उसमें हमने क्या देखा था कि 1 जुलाई को हमने व्यापार क्रय किया था और 1 नवंबर को समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। तो जुलाई से नवंबर तक की जो हो गई, अक्टूबर तक की जो अवधि हो गई वो समामेलन से पूर्व की अवधि हो गई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हो गए पूर्व के, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने हो गए बाद के। तो इस प्रकार से जो समय का अनुपात वहाँ बन जाता है वो बन जाता है 4:5 का रेशियो वहाँ पे बन जाता है। तो जो भी खर्चे या जो भी इनकम समय से संबंधित होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, समय के रेशियो में बांट देते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना हम समय के रेशियो में बांट सकते हैं और ना ही हम विक्रय के रेशियो में बांटते हैं, जैसे कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। सपोज करो कि पहले जो व्यवसाय था वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और बाद में उसे कंपनी ने क्रय कर लिया। तो सीधी सी बात है, अगर पार्टनर्स सैलरी दे रखी है तो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होंगे, तो कहीं ना कहीं समामेलन से पूर्व के लाभ में ही पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा। और अगर जो खर्चे कंपनी से संबंधित होते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है या डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये सब खर्चे कंपनी के केस में ही होते हैं। तो इन सभी खर्चों को, इन सभी मदों को हम पोस्ट मतलब कंपनी का जो हिस्सा है या जो पोस्ट प्रॉफिट है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, उसमें हम वहाँ पर डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पहले जो विक्रेता है वो भी कंपनी है और क्रेता भी कंपनी है, तो उस कंडीशन में हम कंपनी संबंधी खर्चों को, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो समय के अनुपात में हम वहाँ पर बांट देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से व्यापार के अधिग्रहण के अंदर अगर व्यापार क्रय करने की तिथि और कंपनी के समामेलन की तिथि अगर एक नहीं होती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को अलग अलग किया जाता है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, स्वाति प्राइवेट लिमिटेड का समामेलन 1 जुलाई 2015 को हुआ। समामेलन कब हो रहा है? 1 जुलाई 2015 को। और उसे क्रय कब कर लिया था? 1 अप्रैल 15 से स्वाति एंटरप्राइजेज एक एकल स्वामी का व्यापार अधिग्रहित किया। ठीक है, एक विक्रेता कौन था? स्वाति एंटरप्राइजेज। उसका व्यापार 1 अप्रैल 2015 को स्वाति प्राइवेट लिमिटेड ने क्रय कर लिया। 31/3/2015 को स्वाति एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट आपको यहाँ पर दे रखी है। बैलेंस शीट में अलग अलग मदें आपको यहाँ पर दे रखी है। कैपिटल है, एक्स लोन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स, कैश। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं आप
आपको पूछा क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा है कि व्यापार क्रय की लेखा प्रविष्टियाँ करनी है और लाभ हानि का विवरण बनाना है। तो पहले तो यहाँ पर एंट्रीज करी हुई है व्यापार क्रय की। व्यापार क्रय करने की एंट्रीज हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो असेट्स अकाउंट को देखो, बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो एक तो बिल्डिंग है 3 लाख पर, मशीनरी है 7.5 लाख पर, डेटर्स है 64,250 पर, कैश है 34,500 पर। उन चारों को हमने यहाँ पर क्या किया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है। गुडविल को हम एक बार क्या करते हैं, पेंडिंग रखते हैं। अब हम लायबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं। लायबिलिटीज़ में आप देख रहे हैं एक तो क्रेडिटर्स है 42,500 से, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 6,250 से, मिसेज एक्स लोन है 21,250 से। तो ये तीनों लायबिलिटीज़ भी आपने क्रेडिट कर दी है। ठीक है। इसके बाद में आप परचेज कंसीडरेशन डालेंगे टू वेंडर्स अकाउंट, मतलब टू स्वाति एंटरप्राइजेज अकाउंट में। तो आप देख रहे हैं कि परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 11,25,000 का। ठीक है। तो टू स्वाति एंटरप्राइजेज 11,25,000 करा। फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपने गुडविल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया, जो कि 46,250 है। इसके बाद में उस 11,25,000 जो परचेज कंसीडरेशन था उसका आपने पेमेंट कर दिया स्वाति एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू। अब आप देखेंगे कि 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों का 125 रुपये प्रति अंश के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसीडरेशन के बदले में। तो स्वाति एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 11,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 125 रुपये पर है, प्रीमियम पे है। तो 11,25,000 को जब 125 रुपये से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पे आएंगे वो 9,000 आएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 9 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे और 2,25,000 रुपये 25 रुपये के हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस प्रॉफिट को हम किस प्रकार से प्री और पोस्ट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट बना रखा है, एक तो है पर्टिकुलर का और दूसरा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। आपने देखा कि यहाँ पर व्यापार क्रय 1 अप्रैल को हुआ है और 1 जुलाई को समामेलन हो रहा है। तो हमने जो यहाँ पर टाइम पीरियड बांटा है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो हमने प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम बांट दिया और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमने जुलाई से लेकर मार्च तक का टाइम डाल दिया। क्लियर है मेरी बात। तो अब हम देखते हैं कि आप देखेंगे तो नीचे मदे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। कंपनी ने पहले वर्ष के 31 मार्च 2016 को बंद करने का निश्चय किया खाते। उसमें सेल्स आपकी 7.5 लाख रुपए की दे रखी है, परचेज 3.5 लाख की, सैलरीज 1 लाख की, जनरल एक्सपेंसेस 80,000 के, इंटरेस्ट 20,000 से दे रखा है, कैरेज इनवर्ड 11,750, क्लोजिंग स्टॉक 61,750 से, डेप्रिसिएशन दे रखा है न्यू मशीन के ऊपर 1 लाख की मशीन है और एक साथ 15 को आपने उस मशीन को एक्वायर किया है। तो अब देखो यहाँ पर बांट रखा है आपने अलग अलग प्री और पोस्ट में। सबसे पहले आपने सेल्स ली है। सेल्स को आपने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सेल्स की कुछ भी पैसे तो सेल्स जो है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्री सेल्स कितनी है, पोस्ट सेल्स कितनी है, इसकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो हमने सभी खर्चों को यहाँ पर समय के अनुपात में बांटा है और समय का अनुपात यहाँ पर 3:9 है। कैसे हुआ 3:9? 1 अप्रैल से लेकर 30/6 तक का जो समय है वो तो हो गया यहाँ पर 3 महीने का, और 1 जुलाई से लेकर 31/3 तक का जो समय हो गया वो यहाँ पे हो गया 9 महीने का। तो समय रेशो यहाँ पर 3:9 मतलब 1:3 हो गया है। इस प्रकार से हमने सभी खर्चों को, सेल्स को आपने 1:3 में बांट दिया है, अदर इनकम कुछ है नहीं। इसके बाद में परचेज़ को भी आपने 1:3 में बांट दिया है। जो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है उन्हें भी आपने 1:3 में बांट कर उसका एडजस्टमेंट बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आता ही है। सैलरीज, इंटरेस्ट, इन सभी खर्चों को आपने पहले तो 1:3 में बांट दिया। डेप्रिसिएशन की जब हम बात करेंगे, बाकी सारे खर्चे तो 1:3 में बढ़ जाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो हमने जो संपत्ति क्रय की है वो हमने 1 जुलाई को क्रय की है। कब क्रय की है? 1 जुलाई को क्रय की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन है वो 9 महीने का होगा। अब 9 महीने में से अगर आप देखेंगे तो पूरा 9 महीने 1 जुलाई को क्रय किया है, तो 1 जुलाई जो है वो कौन सा समय आ रहा है? पोस्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि
जो नई मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा हम पोस्ट में डालेंगे, और जो बाकी जो असेट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बाकी जो ओल्ड मशीनरी है, उनके डेप्रिसिएशन को हम 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस कैरीज इनवर्ड, इनको भी हम 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम इस प्रकार से प्री और पोस्ट प्रॉफिट को अलग अलग करेंगे। प्री प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 36,250 का, और पोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 1,01,250 का। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि समामेलन से पूर्व और पूर्व की लाभ और हानि और समामेलन से बाद की लाभ और हानि क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको अलग अलग किया जाता है, क्यों किया जाता है, आगे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।